स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने चैप्टर 14 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करना है। अगर आप चाहते हैं कि पेपर में इस चैप्टर में से आपका कोई एमसीक्यू ड्रॉप ना हो, तो ना सिर्फ ये कि एमसीक्यू को देखें, उसके आंसर को देखें, बल्कि उसकी पूरी लॉजिक समझें ताकि आपको याद रहे, भूले नहीं। और दूसरा ये कि अगर पेपर में जो एमसीक्यू आता है उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है, तो उससे आंसर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि सारे के सारे एमसीक्यूज एज इट इज़ रिपीट नहीं होते। बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं उनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दी जाती है, तो वो वही बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से लॉजिक जो है उसको समझा हो और कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस किया हो। तो अभी हमारे सामने ये फर्स्ट एमसीक्यू शो हो रहा है, जिसमें हमसे ये पूछा गया है कि हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो उनकी शेप क्या होगी। तो ये आप बुक में देख चुके हैं कि अगर आपके पास लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप ड्रा करते हो कंपास की मदद से। तो जो लाइंस बनती हैं वो सर्कुलर होती हैं और उन सर्कुलर लाइंस का जो सेंटर होता है वो वहां पे होता है जहां पे आपका कंडक्टर मौजूद है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी लाइंस जो है उनकी डायरेक्शन हम देखना चाहते हैं। मसलन ये है कि लाइंस तो हमें पता है सर्कुलर बन गई हैं, लेकिन ये लाइंस इस तरफ को हैं या फिर इसके अपोजिट हैं, इस तरफ को हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा, यानी क्लॉकवाइज हैं या काउंटर क्लॉकवाइज हैं। तो उसके लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। और राइट हैंड रूल होता क्या है कि आपने क्या करना है, इस कंडक्टर को अपने दाएं हाथ में इस तरह पकड़ लेना है कि आपका थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करे, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। और जो आपकी फिंगर्स होंगी कर्ल कर रही होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के बारे में आपको बताएंगी। और ये जो रूल है ये दोनों तरह इस्तेमाल हो सकता है। समटाइम्स आपको करंट दिया होगा, लाइंस की डायरेक्शन आपने देखनी है। समटाइम्स आपको लाइंस दी होंगी, करंट की डायरेक्शन आपने देखनी है। देखते हैं कैसे। मसलन ये हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, ये भी प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ है। तो इसमें जो है वो ये कहा गया है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रही हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहाँ पे बन रही हैं आपके पास, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, तो अगर इसको काउंटर करें तो हमारे पास यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में बन रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब आप करंट की डायरेक्शन बताओ क्या होगी। तो इसके लिए आपने अपने राइट हैंड को कुछ इस तरह एडजस्ट करना है कि आपकी जो फिंगर्स की कर्ल है ना, ये इस लाइंस की डायरेक्शन में हो। जिस तरफ को लाइंस कर्ल कर रही हैं उसी डायरेक्शन में ही आपकी फिंगर्स जो है वो कर्ल कर रही हैं। और जब आप इसको स्क्रीन के ऊपर रखेंगे अपनी फिंगर्स को राइट हैंड की, तो आपका थंब ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब है कि करंट जो है वो अपवर्ड होगा, और इस केस में अगर हम कहें तो वो आउट ऑफ प्लेन होगा। अपवर्ड का मतलब होता है कि प्लेन से बाहर आ रहा होगा। ये प्लेन आपके सामने है जो मैंने बनाई है, ये प्लेन है यहाँ पे, ये जो रेक्टेंगुलर बनाई है इसमें से बाहर की तरफ करंट आ रहा है, आउट ऑफ प्लेन है। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है कि दो पैरेलल स्ट्रेट वायर्स हैं, अगर उनके अंदर करंट की डायरेक्शन सेम है तो फिर वो क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, रिपेल करेंगी या कुछ भी नहीं करेंगी। तो बात ये है कि जनरली फिजिक्स में ही होता है कि जो एक जैसी चीजें होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रही होती हैं, अपोजिट जो होती हैं वो अट्रैक्ट कर रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्या है कि आपके पास एक वायर है, उसमें करंट सपोज कर लें ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरी जो है उसमें भी ऐसे ही जा रहा है। तो होगा ये कि इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बनेगी काउंटर क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से। इसकी लाइंस बनेंगी और इसकी लाइंस भी जो है वो कुछ इस तरह से बनेंगी। तो अब इस रीजन में अगर आप देखें तो दोनों की लाइंस जो हैं इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे जो फील्ड होगा वो दोनों के अपोजिशन की वजह से वीक होगा, और साइड्स के ऊपर जो फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि साइड से स्ट्रॉन्गर फील्ड जो है वो वायर्स को पुश करेगा एक दूसरे की तरफ, तो दोनों वायर्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। कब? जब करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है तो मामला इससे डिफरेंट हो जाएगा, और इस सूरत में ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। और इससे आगे चलते हैं। हमसे पूछा गया है कि हमारे पास बी जो है, जिसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी हम कहते हैं, इसका क्या यूनिट होगा। तो आपके पास फोर्स जो है वो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर के फार्मूले में आपने पढ़ा था कि फोर्स जो है वो फाइनली आई थी
ILB के इक्वल, और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से B की वैल्यू अगर आप निकालें तो वो आ जाती है F/IL की। तो यहाँ से आपने जस्ट यूनिट्स पुट करने हैं। फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है, करंट का यूनिट एम्पेयर, लेंथ का यूनिट मीटर। तो ये जो यूनिट्स हैं जब ये ऊपर जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर एंड पर मीटर। तो ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा यहाँ पे। और ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन के या मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स आए हैं ये आपको याद रखने हैं, आगे जो और फार्मूलाज होंगे वहां पे भी ये हमारे काम आएंगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है कि हमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके यूनिट्स न्यूटन पर कूलम हमें दे दिए गए हैं, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स भी हमें दे दिए गए हैं। हमसे कहा गया है कि E/B के यूनिट्स हमने फाइंड करने हैं। तो E/B करेंगे हम, तो हम क्या करते हैं, पहले E के यूनिट्स जो दिए गए हैं न्यूटन पर कूलम, इनको इस तरह से लिख लेते हैं, इस तरह थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी रहती है। उसके बाद B के यूनिट्स हमें दिए गए हैं, इसको भी इस तरह लिख लेते हैं, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, यानी जो पर में चीजें हैं वो नीचे चली गई। अब हमने क्या करना है, ओवर आ रहा है यानी इनको डिवाइड करना है। डिवाइड के साइन को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो फिर जो ये चीजें हैं ये उलट जाएंगी और ये हमारे पास आ जाएगा एम्पेयर इंटू मीटर पर न्यूटन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों साइड से न्यूटन को कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ पे एम्पेयर की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं। एम्पेयर हमारे पास इक्वल होता है कूलम सेकंड के, तो कूलम पर सेकंड के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम इसको कूलम पर सेकंड पुट करेंगे और मीटर साथ में, और नीचे कूलम आएगा। तो कूलम को कूलम से कैंसिल करें तो आपके पास आंसर आ गया मीटर पर सेकंड। तो इस लिहाज से आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो मीटर पर सेकंड यानी ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, मैग्नेटिक इंडक्शन के यूनिट्स पूछे गए हैं आपसे। तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और ऑलरेडी हमने देखा है कि इसके यूनिट्स हमारे पास क्या आए थे, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और इसको हम टेस्ला का नाम भी देते हैं। जब पूरा यूनिट लिखेंगे तो ये स्मॉल आएगा, तो यहाँ पे जो है वो टेस्ला इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे टी जो है वो छोटा होना चाहिए ताकि पता चले कि ये साइंटिस्ट के नेम पे है, और साइंटिस्ट के नेम पे जो भी यूनिट होता है उसका नीचे लेटर स्मॉल होता है। अब हमसे मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स पूछे गए हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये B.A के इक्वल होता है। और अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करते हो तो B की वैल्यू पुट करो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और एरिया जो है इसके यूनिट्स मीटर स्क्वायर होंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे पर मीटर को मीटर स्क्वायर से तो आपके पास मीटर आ जाएगा, उसको आप पहले लिख सकते हो। तो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर ये आपके पास यूनिट्स हैं फ्लक्स के, और इसको आप वेबर का नाम भी देते हो। और यहाँ पे आपके पास जो है वो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। उससे आगे चलते हैं हम। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने एक पॉइंट पे करंट कैरिंग कॉइल की वजह से। तो आप कौन सा लॉ इस्तेमाल करोगे? तो इसमें आपके पास जो बी की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास जो लॉ होता है दैट इज एम्पेयर्स लॉ, जिसमें आप किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप गाजेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है जी। इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर आपके पास एक सोलिनॉइड है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स को आप डबल कर देते हो और उसकी लेंथ को आप वही रहने देते हो, तो इन दैट केस जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होने जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक आपके पास फार्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे n जो होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं पर यूनिट लेंथ, और इसको आप समटाइम्स लिखते हो म्यू नॉट, और n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और l जो है वो लेंथ है सोलिनॉइड की। तो यहाँ पे हमें ये कहा जा रहा है कि लेंथ को आप चेंज नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली करंट भी फिक्स है,
तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फिर नंबर ऑफ टर्न्स के साथ क्या लिंक होगा, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स के साथ डायरेक्टली लिंक करेगा, यानी अगर आप इसको डबल कर रहे हो नंबर ऑफ टर्न्स को, तो उसकी वजह से डायरेक्ट रिलेशन की वजह से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डबल होने जा रहा है, और यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि ये भी डबल हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि अगर आपके पास 100 टर्न्स जो हैं वो वाउंड हुए हुए हैं 10 सेंटीमीटर लेंथ में, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आपके पास जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं इसको आप स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हो, और ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ से आ जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास यहाँ पे 100 हैं, टोटल लेंथ आपके पास सेंटीमीटर में है। तो अगरचे यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि कौन सा यूनिट है, लेकिन हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में ही लेके जाएंगे एसआई में। तो 10 सेंटीमीटर जो है ये 0.1 मीटर के बराबर होते हैं, और जब आप पॉइंट खत्म करोगे ऊपर 10 लगेगा, और ये आपके पास 1000 टर्न्स होंगे, और पर मीटर 1 मीटर लेंथ में जो है वो 1000 टर्न्स होंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। उससे आगे चलते हैं, आपके पास लॉन्ग सोलिनाइड है जिसके अंदर से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला होगा, तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। यहाँ पे एन स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल एन के लिहाज से देखो तो फिर आपको लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ जो है ये आपके पास स्मॉल एन का फार्मूला है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें से सिर्फ ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट लग रही है आपको, बाकी जो है ये सारी गलत हैं, क्योंकि इसमें जो है वो लेंथ डिवाइड होनी थी यहाँ पे एन के नीचे, लेकिन वो डिवाइड नहीं बल्कि मल्टीप्लाई कर दी गई है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखी नहीं गई। द यूनिट्स ऑफ परमिबिलिटी ऑफ स्पेस इज, तो परमिबिलिटी जो है इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हो, फ्री स्पेस हो तो म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करोगे। म्यू और म्यू नॉट दोनों के यूनिट्स जो है वो सेम होंगे। म्यू से मुराद होता है परमिबिलिटी किसी मीडियम की, म्यू नॉट होती है फ्री स्पेस की। तो हमने यूनिट्स निकालने हैं, हम हमारे पास कोई भी फार्मूला हो सकता है, कुछ भी लगा लें जिसमें म्यू नॉट आ रहा हो तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी अभी एक फार्मूला इस्तेमाल किया है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और इसमें अगर हम एन को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है हमारे पास, तो एन ओवर एल इंटू आई लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो कैपिटल एन है ये तो टोटल नंबर है जस्ट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो यूनिट्स के लिहाज से यहाँ पे बाकी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज म्यू नॉट आई ओवर एल। तो यहाँ से अगर आप म्यू नॉट की वैल्यू निकालना चाहते हो तो बी को एल से मल्टीप्लाई करो और आई से डिवाइड करो। तो b को अगर हम l से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आने जा रहा है, तो b को अगर हम वेबर की फॉर्म में लिखें, क्योंकि यहाँ पे सारे यूनिट्स वेबर में लिखे हुए हैं, तो b का एक यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर है हमारे पास, इसको हम मीटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और एम्पेयर से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा वेबर पर मीटर पर एम्पेयर। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज वेबर पर मीटर पर एम्पेयर, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। इससे आगे चलते हैं, हमारे पास फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिहाज से एमसीक्यू है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है और उसमें कोई चार्ज मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स का क्या फार्मूला होगा, तो ये आपने मैग्नेटिक फोर्स के लिए पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी जो है ये सिंपल फार्मूला है। नेक्स्ट एमसीक्यू है मैग्नेटिक फोर्स इज सिंपली ए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरह की फोर्स है। तो कोई अगर चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, उसको बेंड करेगा, उसकी ट्रेजेक्टरी को, उसकी स्पीड को कम ज्यादा नहीं करेगा। तो ये सिर्फ जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा उसको एक तरह से, तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स। अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी,
आपको पता है फोर्स का फार्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसके लिए जो वेलोसिटी है वो नल वेक्टर हो जाती है, उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है और उस वजह से जो फोर्स है वो भी नल हो जाएगी। यानी अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। तो उसकी वजह से फोर्स जो है वो 0 होगी। यहाँ पे एक चीज मैं बताता चलूं कि बाज दफा ये समझा जाता है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट में है तो आप उसको किसी मैग्नेट की मदद से मूव नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, अगर आप मैग्नेट को मूव करवाओगे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टेशनरी नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी करेगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा किसी जगह पे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा और वो चार इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो आप एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड की मदद से मूव करवा सकते हो। और अगर देखा जाए तो जो आपके पास कॉइल होती है या एक लूप है जिसमें बताया गया है कि एक लूप है, उसकी तरफ आप मैग्नेट लेके जा रहे हो तो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो असल में इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से ही फ्लो कर रहा है। तो हम आगे चलते हैं। द चार्जेस मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स। तो जब चार्ज जो है, जैसे आपको बताया है कि फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है और अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं इनके अंदर 90 डिग्री का एंगल होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर मैक्सिमम आएगा। तो इस लिहाज से ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। उसमें हमसे पूछा गया है कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन V एंड B। वही बात दोबारा पूछी गई है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा। ए मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल सो एज टू चेंज इट्स। तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे लगेगी तो मैग्नेटिक फोर्स ने चार्ज पार्टिकल को सिर्फ डिफ्लेक्ट करना है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो है उसकी स्पीड भी फिक्स रहेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका ताल्लुक मैग्नेटिक फील्ड के साथ नहीं होता। मैग्नेटिक फोर्स के केस में कोई आप पोटेंशियल एनर्जी साथ एसोसिएट नहीं करते हो। उसके बाद आपके पास है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू। तो यहाँ पे वही जो इक्वेशन है उसी के अंदर से काफी सारे एमसीक्यूज देखे बन रहे हैं। तो सादा क्रॉस प्रोडक्ट का आपको समझ हो तो काफी है कि जो आपके पास यहाँ पे V और B का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है और V और B जो है वो अगर आप दो एंगल्स पे लेते हो, लेट्स से ये आप कह दो कि ये आपके पास V है और ये B है, तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर होगा वो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा और फोर्स जो है वो दोनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो यहाँ पे जो है वो परपेंडिकुलर होगा दोनों के साथ, वेलोसिटी के साथ भी और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जस्ट ये इक्वेशन आपको आती हो, क्रॉस प्रोडक्ट की समझ हो तो मुश्किल नहीं है एमसीक्यू। उसके बाद आपके पास है इफ द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड palm shows the direction of force then thumb points for। अब ये भी एक तरीके से राइट हैंड रूल की फॉर्म में बताया गया है कि आपके पास बुक में बताया हुआ है कि अगर फिंगर्स जो हैं वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रही हैं, पाम जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बता रही है, तो थंब जो है वो चार्ज पार्टिकल के लिए वेलोसिटी के बारे में बताएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लॉरेंट्ज फोर्स जो है इसका क्या फार्मूला होगा। तो चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी हो, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही हो जिसको क्यू ई से के बराबर हम कहेंगे, और मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही हो जिसका फार्मूला क्यू वी क्रॉस बी है, तो दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, नेट फोर्स होगी, जो दोनों को ऐड करके आएगी, उसको हम नाम देंगे लॉरेंट्ज फोर्स। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। हमें ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिक और सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि लॉरेंट्ज फोर्स जो है ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का सम होती है।
अगर चार्ज मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उसका एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होगा? आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू एम ए होता है। यहाँ से आप ए की वैल्यू फाइंड करो, ये आपके पास F ओवर एम के इक्वल आ गई। F की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करो, जो फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपके पास इक्वल होगी क्यू ई। तो ये क्यू ई पुट किया तो क्यू ई ओवर एम जो है वो आपके पास आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन सी। ई बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी जो वैल्यू होती है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम इसकी वैल्यू है। यानी अगर आपके पास एक किलोग्राम हो जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर जब प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह पे इकट्ठा कर लो, लेकिन जस्ट थ्योरेटिकली, तो उस सूरत में उनका जो उनके ऊपर जो टोटल चार्ज बनेगा वो 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्स के इक्वल। तो ये इसकी जो है चार्ज टू मैस रेशो है, और चार्ज टू मैस रेशो इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि इसका मैस कम है। किसी चीज के मैस जितना कम होगा उतनी उसकी चार्ज टू मैस रेशो ज्यादा होगी। तो अब आपके पास न्यूट्रॉन है, उसकी चार्ज टू मैस रेशो पूछी जा रही है, तो न्यूट्रॉन चूंकि न्यूट्रल है तो इसकी चार्ज टू मैस रेशो जो है वो 0 होती है, और यहाँ पे 0 का ऑप्शन नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ई वैल्यू ऑफ ई बाई एम इज स्मॉलेस्ट 4। तो यहाँ पे देखें, जैसे आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है, लेकिन मैंने बताया कि मैस तो आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो किसी चीज का मैस जितना छोटा होगा ई बाई एम उतनी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंट चीजों को कंपेयर करें, पॉजिट्रॉन का मैस भी बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन के मैस के बराबर होता है। तो अल्फा पार्टिकल जो है इसका मैस सबसे ज्यादा है। इसका यहाँ पे मैस जो है वो 4 AMU है, जबकि प्रोटॉन का 1 AMU। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो प्रोटॉन के केस में जो ई बाई एम है वो ऊपर चार्ज ई के बराबर होगा और मैस होगा 1 AMU के बराबर। जबकि अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज जो है वो अगरचे ज्यादा है, 2 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, क्योंकि 2 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो मैस है वो 4 AMU। तो अब आप देखें कि यहाँ पे 1/1 है एक तरह से, यहाँ पे 2/4 है। तो 1/1 जो है वो बड़ा होता है, 2/4 यानी हाफ बन जाएगा, वो छोटा होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो यहाँ पे ई बाई एम होगी वो अल्फा पार्टिकल के लिए होगी। यानी यहाँ पे सिंपली देखें तो मैस जो है वो हमें गाइड कर रहा है कि किसकी ई बाई एम जो है वो सबसे कम होगी। उसके बाद हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है। इसमें पूछा गया है कि ब्राइटनेस कौन कंट्रोल करता है। तो आपको पता है कि ग्रिड जो है इसको आपने नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा होता है। ये आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को स्लो डाउन करता है, उनके लिए रुकावट पैदा करता है, और रुकावट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को भी कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होगी तो ब्राइटनेस भी कम होगी स्क्रीन के ऊपर, उनकी तादाद ज्यादा होगी तो ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। आपसे पूछा गया है कि फिलामेंट जो है सीआरओ के अंदर ये क्या करता है, इसका क्या फंक्शन होता है। तो इसका फंक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर जो टाइम बेस्ड जनरेटर है उसकी वेव फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे बात समझ लें कि जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है इसके अंदर 2 वेव फॉर्म्स होंगी। एक आपने एक्स प्लेट्स पे अप्लाई करनी है, जो कि एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर से ही पैदा होगी, ये टाइम बेस्ड जनरेटर पैदा करेगा, और ये हमेशा सॉटूथ वेव, जिसको आप एक्स वेव प्लेट्स पे अप्लाई करोगे। दूसरी जो वेव फॉर्म है वो आपने वाई प्लेट्स पे अप्लाई करनी है, और वो आपने बाहर से लेनी है, और वो वेव फॉर्म लेनी है जिसका आपको ग्राफ चाहिए। तो वो जो वेव फॉर्म है वो किसी भी शेप की हो सकती है, उसकी कोई शेप जो है वो डिसाइडेड नहीं होती। उसके बाद है कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है इसमें कौन सी बीम्स को डिफ्लेक्ट किया जाता है। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, कैथोड रेज जो है ना, जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए थे इनको शुरू में कैथोड रेज कहा गया था। तो ये इसके अंदर जो बीम्स यूज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की बीम होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। उसी तरीके से पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की बीम का दूसरा नाम क्या हो सकता है। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि इनको कैथोड रेज भी कहते हैं। उसके बाद आपके पास एक कॉइल है, उसके अंदर करंट मौजूद है, उसको आपने रखा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में। तो उसका जो फार्मूला होता है टार्क का वो आपके पास NIAB। बुक में देखें गैल्वानोमीटर वाले टॉपिक में तो कॉज ऑफ अल्फा आता है वहां पे, लेकिन अल्फा अगर नहीं दिया जाता है, एंगल को थीटा कह दें, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक
कॉइल है आपके पास, चाहे कॉइल के लिहाज से पूछा जाए या यहाँ पे लूप भी पूछा जा सकता है, दोनों केसेस में आंसर आपका सेम होगा। तो अगर आपके पास कोई कॉइल है या लूप है और वो पूरी की पूरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, यानी उसके तमाम हिस्सों पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक जैसा है, ना टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ना उसकी वैल्यू जगह के साथ चेंज हो रही है। इस सूरत में जो डिफरेंट पार्ट्स पे फोर्स लगेगी, जब आप उसको वेक्टर फॉर्म में ऐड करोगे तो नेट फोर्स आपके पास 0 आएगी। तो कोई नेट फोर्स उस पे नहीं लग रही होगी, हम कह सकते हैं। तो उसके ऊपर सिर्फ नेट टॉर्क अप्लाई हो रहा होगा। डिफरेंट रीजन्स के ऊपर जो फोर्स है वो बेशक डिफरेंट डायरेक्शन में है, लेकिन उसकी वजह से टॉर्क क्रिएट हो रहा है। जैसे अगर आपके पास कोई चीज है, उस पे अगर आप यहाँ से आप इधर को फोर्स लगाओ, इधर इससे इधर को लगाओ, तो नेट फोर्स तो 0 हो जाएगी, लेकिन टॉर्क के लिहाज से ये कपल बनेगा, ये ट्विस्ट पैदा करेगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से कॉइल के ऊपर भी ट्विस्ट पैदा हो रहा होता है जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी होती है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि करंट कैरिंग कॉइल है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, उसके ऊपर टॉर्क कब मैक्सिमम होगा? टॉर्क तब मैक्सिमम होगा जब प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये पैरेलल हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है 0 डिग्री जो है, इस पे मैक्सिमम आंसर होगा। शंट रेजिस्टेंस इज, जब हमने गैल्वानोमीटर से एमीटर बनाना होता है, तो ये रेजिस्टेंस जो है वो हम गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में लगाते हैं, ताकि ज्यादा करंट जो है वो बाईपास कर जाए, गैल्वानोमीटर की बजाय इसमें से गुजरे, और इसकी वैल्यू जो है वो स्मॉल होनी चाहिए ताकि इसमें से ज्यादा करंट गुजरे और गैल्वानोमीटर में से कम करंट गुजरे, और जो हमारा एमीटर है उसकी रेंज ज्यादा हो सके, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि शंट रेजिस्टेंस जितनी छोटी लगाओगे, आपके पास टोटल जो एमीटर की नेट रेजिस्टेंस आनी है ना, वो भी कम आएगी। और आपको पता है कि एमीटर जो है इसको अपने सर्किट के अंदर हमेशा सीरीज में लगाना होता है, और इसकी रेजिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ही कम ये अल्टर करेगा सर्किट को। तो ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं आपको, ये आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। एक प्रॉपर गैल्वानोमीटर एंड ए सीरीज रेजिस्टेंस एक्ट्स एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, जब गैल्वानोमीटर के साथ आप सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जो कि थोड़ी बड़ी होती है, तो वो वोल्ट मीटर के तौर पे एक्ट करेगा। अगर आपने एमीटर बनाना है तो फिर इसके साथ पैरेलल में आप एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जो कि छोटी होगी, शंट रेजिस्टेंस होगी। गैल्वानोमीटर को अगर आपने एमीटर में कन्वर्ट करना है तो शंट रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनमें से किसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होनी चाहिए या कम होगी? तो एमीटर जो है इसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी, क्योंकि आपने इसको सर्किट में सीरीज में लगाना है, और इसकी रेजिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ही ये सर्किट को कम अल्टर करेगा, उसमें चेंज कम करेगा। हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है गैल्वानोमीटर के साथ जो आप लगाएंगे उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसका जो फार्मूला है आपके पास हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू का, वो आपके पास होता है V/IG माइनस RG। ये वोल्ट मीटर वाले टॉपिक में जो है इसको एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद है कि आपके पास एक वोल्ट मीटर है, इसको सर्किट में आप हमेशा कैसे लगाओगे? वोल्ट मीटर को आप हमेशा सर्किट के अंदर पैरेलल में लगाओगे। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जब वोल्ट मीटर बन रहा है तो गैल्वानोमीटर के साथ रेजिस्टेंस लगाई आपने सीरीज में, लेकिन जब वोल्ट मीटर को आपने सर्किट में लगाया तो वहां पे आपने उसको पैरेलल में लगाया। इसके अपोजिट, एमीटर जब बना रहे थे तो रेजिस्टेंस लगाई पैरेलल में, लेकिन जब उसको सर्किट में लगाया पूरे कॉम्बिनेशन को, तो वो हमेशा आपने सीरीज में लगाया। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी लार्ज, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए ताकि इसमें से कम करंट गुजरे, क्योंकि आपने इसको पैरेलल में लगाना है ना। मसलन ये सपोज पहले सर्किट ऐसे है और करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, अब आप चाहते हो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, तो आप इसको पैरेलल में लगाओगे यहाँ। तो अब आप ये नहीं चाहोगे कि कुछ ज्यादा करंट इधर से गुजरे, क्योंकि जितना करंट ज्यादा इधर से गुजरेगा उतना आपके सर्किट को डिस्टर्ब करेगा। आपने सर्किट को मैयर करना है, अल्टर नहीं करना, उसके अंदर चेंजिंग नहीं करनी। तो उस वजह से कम करंट गुजारने के लिए आपको इसकी रेजिस्टेंस को बड़ा रखना पड़ेगा, लार्ज रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये पूछा गया है कि एम मीटर को हम सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इसको सर्किट के अंदर हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन एन एवोमीटर इज आल्सो कॉल्ड। एवोमीटर क्या होता है? ये मल्टीमीटर होता है जिसमें सारे फंक्शन ही मौजूद होते हैं।
इनमें से किस में बैटरी की ज़रूरत होगी? देखिए एमीटर में और वोल्ट मीटर में आपको बैटरी की ज़रूरत नहीं है। बैटरी की ज़रूरत क्यों नहीं है? इसलिए बैटरी की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे जो करंट है या पावर है वो जिस सर्किट में आपने लगाना है इनको वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन जो आपके पास ओहम मीटर है उसमें ऐसा नहीं हो सकता। ओहम मीटर के अंदर आपने रेजिस्टेंस मेज़र करनी है। अब रेजिस्टेंस बिल्कुल एक पैसिव डिवाइस है, उसकी वजह से अगर आप कोई चीज़ उसके साथ लगाओगे जब तक बैटरी नहीं होगी, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई मेज़रमेंट नहीं हो सकेगी। तो ओहम मीटर एक्चुअल में राइट आंसर है। अब यहाँ पे मल्टीमीटर दे दिया, अब ज़ाहिर है मल्टीमीटर में भी बैटरी की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ओहम मीटर ज़्यादा बेहतर आंसर है। क्यों? क्योंकि मल्टीमीटर में आपको बाकी 2 फंक्शंस के लिए शायद बैटरी की ज़रूरत ना पड़े, एमीटर और वोल्टमीटर के लिए। लेकिन वहाँ पे भी जब आप इसको मल्टीमीटर को भी एज़ ओहम मीटर यूज़ करोगे ना, तो तब आपको बैटरी की ज़रूरत पड़नी है। इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन डी को ज़्यादा करेक्ट मानेंगे, अगरचे यहाँ पे ऑप्शन सी ना होता, तो रिलेटिविटी बेटर होता है एमसीक्यू। उसके बाद आपके पास है डिवाइस यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कार्ड। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें आपने मेजर करनी है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में, तो उसको मल्टीमीटर से कर सकते हैं। इसका मतलब वो मल्टीपर्पज़ होता है, वो सारी चीज़ें ही मेजर कर सकता है जो बताई गई। इफ ओहम मीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन इट इंडिकेट्स। तो अगर ओहम मीटर जो है उसने पूरी डिफ्लेक्शन दे दी है, इसका मतलब है करंट के फ्लो में कोई रुकावट नहीं हुई, तो वहां पे जीरो रेजिस्टेंस को ये इंडिकेट कर रहा है। यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है ना उसका उलट होता है। अगर सुई जहां पे है वहीं रहे तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस इन्फिनिट है, और अगर सुई थोड़ी आगे जाती है तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर रेजिस्टेंस सुई बहुत ज्यादा आगे जाती है तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस कम है। और अगर सुई बिल्कुल आखिर तक चली गई है तो इसका मतलब है कि जीरो रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने चैप्टर 14 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे उनको ना सिर्फ ये कि कवर किया, बल्कि उनके अंदर जो वेरिएशंस आ सकती थी वो सारी डिटेल्स हमने कवर की हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।